हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द वाइमर रिपब्लिक। अगेन इट्स अ डिमांडिंग वीडियो। ये जो चैप्टर जो है वो बेसिकली मैंने लिया है क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से चैप्टर ये है दैट इज़ चैप्टर 3rd। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द नासिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी था तो उसे मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। इसमें हम जस्ट बेसिकली मेन ये लर्न करेंगे कि वाइमर रिपब्लिक जो था वो किस तरह उसका ओरिजिन हुआ था, उसका बर्थ कैसे हुआ था, एंड अलॉन्ग विद दैट हम इसके मेन फीचर्स करेंगे कि वाइमर रिपब्लिक के मेन फीचर्स जो थे वो क्या थे। इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किया था जर्मनी में, उसके मेन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या फीचर्स थे। सो इस वीडियो में हम जस्ट कवर अप करेंगे बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक एंड अलॉन्ग विद दैट इट्स उनके फीचर्स करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट जस्ट मूव ऑन टूवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन कि जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी जब उसका एंड हुआ था, बट यू मस्ट नो दैट कि वर्ल्ड वॉर वन जो थी वो कब स्टार्ट हुई थी और कब ख़त्म हुई थी। इसका जो बेसिकली मीन्स जो टाइम पीरियड है वर्ल्ड वॉर वन का वो 1914 से शुरू हो जाता है। 1914 को ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, और 18 में ये फिनिश हुई थी। ये डेट को रिमेंबर मीन्स याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 14 में ये स्टार्ट हुई थी, 18 में ये ख़त्म हुई थी। और अब हम बात कर रहे हैं वाइमर रिपब्लिक की। मीन्स वर्ल्ड वॉर के बाद ही ये जो थी वाइमर रिपब्लिक बेसिकली आई थी। इसका टाइम पीरियड क्या था वाइमर रिपब्लिक आने का? 1919 में ये आई थी। 18 में वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी, ठीक है, और 33 तक ये मीन्स स्टेबल रही थी। 1933 में इसका एंड हो चुका था। किसका? वाइमर रिपब्लिक का। अब क्या हुआ था कि जब वर्ल्ड वॉर हो चुकी थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मीन्स उतार चढ़ाव थे जर्मनी में। उस समय नाज़ी पार्टी जो थी वो भी काफ़ी ज़्यादा मीन्स अपनी फाउंडेशन करी थी, एस्टैब्लिश स्टोन जैसे भी मीन्स अपने ये पार्टी को स्ट्रॉन्ग करने के कर रहे थे। उस समय जर्मनी में बेसिकली कौन सी गवर्नमेंट रूल कर रही थी? दैट इज़ कॉल्ड दी वाइमर रिपब्लिक। इसका नाम बेसिकली वाइमर क्यों पड़ा था? क्योंकि जर्मनी में एक शहर है वाइमर, वहाँ पर इनकी मीटिंग हुई थी। बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज नेम्ड आफ्टर द टाउन ऑफ वाइमर, जो जर्मनी में एक जगह है, ठीक है। केसर विल्हम जो सेकंड जो था, जो उस समय किंग जो था, ही एब्डिकेटेड। एब्डिकेटेड बेसिकली मीन्स उसने अपनी राजगद्दी जो थी वो त्याग दी थी और वो भाग गया था। देन नेशनल असेंबली ने क्या किया था? जर्मनी में एक नई गवर्नमेंट लेकर आए थे इन वाइमर में, एंड दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड वाइमर रिपब्लिक, ठीक है। स्टार्टिंग में इसमें काफ़ी ज़्यादा मीन्स उन्हें विक्ट्री मिली, ठीक है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस आने लगे, ठीक है। इसका सडन फॉल हुआ वाइमर रिपब्लिक का, बिकॉज वाइमर रिपब्लिक सॉ इनफ टर्मोइल to prepare Germany for the rise of Adolf Hitler and the Nazi Party. कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टार्टिंग में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी वाइमर रिपब्लिक, बट जैसे टाइम बाय टाइम मीन्स टाइम बढ़ता गया आगे, तो इसमें क्या होता, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स आ चुके थे, जिसके कारण क्या होता, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल जो थी मीन्स वो स्टार्ट हो गई थी। काफ़ी प्रॉब्लम्स जो थी इस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ी थी। और मेन प्रॉब्लम क्या थी उस समय? हिटलर ने अपना राइज करना स्टार्ट कर दिया था, नाजी पार्टी ने। तो चलिए अब बात करते हैं बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक, कि वाइमर रिपब्लिक का बेसिकली बर्थ कैसे हुआ था। कि इन द अर्ली 20th सेंचुरी में जर्मनी जो था वो काफ़ी ज़्यादा मैसिव एम्पायर था, बिग एम्पायर था। 1914 में हम वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वर्ल्ड वॉर जो वन जो थी 1914 से स्टार्ट हुई थी, 18 तक चली थी, ठीक है। और वाइमर रिपब्लिक का मेन टाइम पीरियड कहाँ पर स्टार्ट होता है? 1919 से लेकर 33 तक, ठीक है। रिमेंबर दीज डेट्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो 1914 में जब जर्मनी ने वॉर स्टार्ट कर दी थी ऑन द एलिस इन ऑर्डर टू सेक द लैंड ऑफ अदर नेशंस, दूसरे कंट्रीज के ऊपर कब्जा करने के लिए उसने वॉर जब स्टार्ट की एलिस के ऊपर। नाउ एलिस में कौन कौन से कंट्रीज आती है?
ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज द रशिया मेन एंड फ्रांस एंड इंग्लैंड, जो मेन कंट्रीज जो आती थी एलएस में। ठीक है, जब वर्ल्ड वार वन जो थी उसका अर्ली टाइम पीरियड चल रहा था, तो जर्मनी जो था वो काफ़ी ज़्यादा मीन्स सिग्निफिकेंट चेंजेस जो थी उसने की थी। वो क्या थी, चेंजेस आई थी उसमें, वो क्या थी कि वो काफ़ी ज़्यादा एरियाज को अपने अंडर कर पा रहा था इन द बिगिनिंग में। वर्ल्ड वॉर के दौरान उसने फ्रांस बेल्जियम को जीत लिया था। ठीक है, अब जर्मनी ने हारना कब स्टार्ट किया था, जब यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर वन में एंटर हुआ था 1917 में, तब जर्मनी जो था वो हारना स्टार्ट हुआ था। एक टर्निंग पॉइंट आया था जब अमेरिका ने एंटर किया वर्ल्ड वॉर वन में। ठीक है, द पैसेज वॉज शट एंड द जर्मन मोनार्क विलियम सेकेंड सरेंडर, उसने सरेंडर कर दिया और वो भाग गया था। कहा जाता है कि वो हॉलैंड चला गया था। उसकी एब्डिकेशन के बाद जब उसने राजगद्दी जो थी वो त्याग दी थी, अब नाव सब कुछ उथल पुथल था, अब गवर्नमेंट भी नहीं थी। ठीक है, कोई राजा भी नहीं था उस समय। एक सोशलिस्ट लीडर जो था उसे मेन हेड बनाया गया, दैट इज द फ्रेडरिक एबर्ट। ये एक मेन हेड बना था जब विलियम सेकंड जो था एब्डिकेट कर गया था। उसके बाद जनवरी 19 में इलेक्शंस करवाए गए। ठीक है, इसकी फर्स्ट मीटिंग जो थी वो वाइमर में रखी गई थी, जो जर्मनी का एक शहर है। फेब 6 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वाइमर में हुई थी, इसीलिए इसे वाइमर रिपब्लिक भी कहा जाता है। एबर्ट जो था इसका मेन प्रेसिडेंट था वाइमर रिपब्लिक का, और चांसलर किसे बनाया गया, शील्डमैन को चांसलर बनाया गया। देन गवर्नमेंट बन गई। अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो फ्रेम अप किया था जुलाई 31 को। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर साइन किए थे, दैट मीन्स प्रेसिडेंट कौन था, फ्रेडरिक एबर्ट। उसने 11 अगस्त को इस पर साइन किए और विद इन 3 to 4 डेज के बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था इसके जो मेन रूल्स जो थे वो कंट्री के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। तो ये था बेसिकली मेन बर्थ इसका कैसे हुआ था। जब वर्ल्ड वॉर वन हुई थी उसके बाद जो चेंजेस आई थी उसको ध्यान में रखते हुए जो असेंबली जो थी उसने एक नई गवर्नमेंट जो थी वो फ्रेम अप की थी, जिसका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 1919 से लेकर 1933 तक। अब हम करेंगे मेन फीचर्स ऑफ वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ था कि जो केसर विलियम जो था वो भाग गया था और वो हॉलैंड चला गया था। अब नई गवर्नमेंट जो थी उसने सब कुछ रिप्लेस किया। ठीक है, एक नई गवर्नमेंट आई, दैट इज केम टू बी नोन एज वाइमर रिपब्लिक। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से मेन फीचर्स थे वो अब हम मेन करेंगे लर्न। तो सबसे फर्स्ट मेन फीचर आता है दैट all men and women over the age of 20 they were able to vote। अब इसका क्या मतलब था कि ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था कि 20 इयर्स के अबव, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है, ठीक है, उसे वोट देने का अधिकार है। 20 इयर्स के ऊपर जितने भी सारे मीन्स लोग आते हैं दे वर एबल टू वोट। देन सेकेंड मेन फीचर क्या था, दैट जर्मन सिटीजन्स वर गारंटेड फ्रीडम ऑफ स्पीच एज वेल एज रिलीजन। दिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई ऐसे नेशंस थे उस समय जिन्हें लिखने का रिलीजन के रिलेटेड कोई फ्रीडम नहीं मिली थी। सो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया था कि लिखने के लिए, बोलने के लिए, अपने रिलीजियस व्यूज को मीन्स प्रकट करने के लिए, रिलीजियस व्यूज बताने के लिए दे हैव अ फ्रीडम राइट नाउ इस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद। देन थर्ड जो था मेन क्या था इसका मेन फीचर कि ऑल जर्मन सिटीजन्स वर टू बी इक्वल, मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल द सिटीजन्स आर इक्वल, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करता है, बट अकॉर्डिंग टू लॉ सभी को, जिसने अगर कोई क्राइम किया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है वो सब कुछ फिक्स अप कर दिया था। सो ऑल सिटीजन्स आर इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। नेक्स्ट फीचर इज कि जर्मनी वॉज रिकॉग्नाइज्ड
एज अ रिपब्लिकन कन्फेडरेशन ऑफ 18 स्टेट्स। अब क्या हुआ था कि जर्मनी को बेसिकली 18 स्टेट्स में माना गया है, ठीक है, और उसकी 18 स्टेट्स की जो सारी पावर्स जो हैं, ऑल पावर्स रिलेटिंग टू स्टेट्स वर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएगी। जर्मनी को 18 स्टेट्स में रिकॉग्निशन मिली है, ठीक है, और उसकी 18 स्टेट्स की जो सारी की सारी पावर्स जो होगी वो किस गवर्नमेंट के पास होगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। देन नेक्स्ट फीचर क्या आता है इसका कि इन ऑर्डर टू मेक लॉज, लॉ बनाने के लिए कंट्री में एक बाई कैमरल पार्लियामेंट जो थी वो बनाई गई, जो कानून वगैरह बनाएगी, ठीक है। देन लास्ट इसका मेन फीचर क्या आता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर जो है कंट्री की, जैसे लॉ बना दी है, अब उसे एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके हाथ में थी? प्रेसिडेंट के हाथ में। और प्रेसिडेंट जो था वो कैसे इलेक्ट होता था? बाय द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। कितने ईयर्स के लिए? 7 ईयर्स के लिए। सो जर्मनी को बेसिकली 18 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसकी सारी पावर होगी। अगर कोई लॉज वगैरह बनाने हैं, कोई कानून बनाने हैं, उसके लिए बाई कैमरल पार्लियामेंट का इंतजाम किया गया। बट जैसे कोई लॉ बना दिया, उसे फर्दर आगे एग्जीक्यूट करवाना, जैसे इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसकी पावर जो है जब तक प्रेसिडेंट सेंशन नहीं करेगा, वो जो कानून है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्री में लागू नहीं होगा। सो एग्जीक्यूटिव पावर जो थी वो प्रेसिडेंट के हाथ में थी। जो प्रेसिडेंट जो था वो कैसे इलेक्ट होता था? जो कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो उसे इलेक्ट करते थे। कितने टाइम पीरियड के लिए? 7 ईयर्स के लिए। सो दिस इज द एंड ऑफ माई वीडियो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप ये जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, स्पेशली जो क्लास 9 के जो NCERT के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। बट स्टिल वेट, ये जो वीडियो चाहे ख़त्म हो चुकी है बट द चैप्टर इज़ नॉट कम्प्लीटेड येट। सो इसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट पार्ट देखना होगा, वो मैं अगले हफ्ते लेकर आऊँगी, जिसमें हम बेसिकली मेन करेंगे कि जो वाइमर रिपब्लिक जो है उसके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो थी वो क्रिएट हुई थी, कौन कौन सी प्रॉब्लम जो थी वो कंट्री में आई थी, जर्मनी में, और इस वाइमर रिपब्लिक का एंड कैसे हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।